हमारी इस कहानी की शुरुआत शेंजी कॉन्टिनेंट से होता है, जहाँ पर मेडिकल हॉल में एक फिजिशियन एक बुड्ढे को एग्जामिन करके कहता है आपका ये ट्यूमर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके बाद फिर से पूछता है कि आपका सिर का दर्द अभी कैसा है। सामने से बुड्ढा लूज जिंशन भी कहता है ये पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुका है, मगर कोई बात नहीं, मैं ये सह लूंगा। मुझे एक बार सच सच बताओ कि मैं और कितना दिन जी सकूंगा। सामने से फिजिशियन भी कहता है अभी के लिए तो आपका इनर की आपके ब्लड वेसल को महफूज कर रहा है, मगर कुछ ही दिनों में आपके इनर की जो आपको बचा के रखा है वो टूट जाएगा, उसके वजह से आप बहुत ही दर्दनाक मौत मार जाओगे। ये सुन के बुड्ढा लूजिंग भी कहता है मैं समझ गया, तो मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और डॉक्टर आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लगता है मैं अगली बार यहाँ पर नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुका है, और कभी समय मिले तो मेरे घर पे आना खाना खाने के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सुन के फिजिशियन के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए अपने सिर को झुका के आखिरी बार गुड बाय कहता है। इसके बाद बुड्ढा लूजिंग अपने घर की तरफ बढ़ते हुए अपने बारे में सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया अपने लिव फैमिली के लिए किया, और आगे चलकर मेरा इस लिव फैमिली को मेरा बेटा और मेरा पोता पोते आगे बढ़ाएंगे, और मुझे अपने जिंदगी से कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा है, मगर मैं अपने पोती जिसके पास लेजेंडरी साउंड बॉडी है उसको बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। और यही सब कुछ सोचते सोचते बुड्ढा लूजिंग अपने घर तक पहुंच जाता है, और घर के सामने का दरवाजा खोलते ही खून का स्मेल बहुत ही तेजी से बाहर आता है, और ये महसूस करके बुड्ढा भी घबरा जाता है और भाग के घर के अंदर चला आता है। और अंदर का नजारा देखकर ये पूरी तरीके से हिल चुका था क्योंकि इसके घर के सभी मेंबर मारे जा चुके थे। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने घुटने पे आ जाता है क्योंकि इसके सामने इसके बहू और इसके पोता दोनों ही मरे पड़े थे। और ये सब कुछ देख के बुड्ढा लूजिंग जोर जोर से रोने लगता है, और आसपास के सभी लोग कहते हैं कोई तो जाओ जाकर रोको उसको, बुड्ढा लूजिंग खुद को मार डालेगा। और बुड्ढा लूजिंग भी खुद को मारने वाला था, उसी वक्त बुड्ढा लूजिंग के कान में एक बच्चे के रोने का आवाज सुनाई देता है, और ये सुनते बुड्ढा लूजिंग भी अपने हाथ पे रखे हुए चाकू को फेंक कर जाकर एक मटके के अंदर देखता है तो वहाँ पर उसकी पोती थी और बहुत ही जोर जोर से रोए जा रही थी। ये देखकर बुड्ढा लूजिंग भी बहुत ही खुश हो जाता है और अपने पोती को लेकर भाग के घर के अंदर चला जाता है, और एक कपड़े से बच्ची को पीठ पे बांधकर बाहर आके सभी को कहता है प्लीज मेरे फैमिली के सभी लोगों को दफना देना, ये मैं खुद ही करना चाहता था मगर अभी मुझे अपने पोती को लेकर जाना होगा। और ये क्या मनी मन सोचता है कि मैं अपने फैमिली की कसम खाता हूँ कि जिसने भी मेरे फैमिली को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और मेरी पोती जिंदा है इसका खबर मिलते ही क्लियर लोग फिर से आएंगे इसको मारने के लिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। और इसके अगले दिन बुड्ढा लूजिंग अपने पोती को पीठ में लेकर बहुत ही तेजी से भाग रहा था और सोचने लगता है कई अर्सों से मैंने अपने बॉडी को ऐसे मूव नहीं किया और मेरा बॉडी बहुत ही दर्द कर रहा है, फिर भी मेरे पोती के सर्वाइवल के लिए मेरे बॉडी का जो लिमिट है मैं उसको भी पार कर दूंगा। उसी वक्त बुड्ढे के चेहरे के सामने एक तलवार आ जाता है, मगर बुड्ढा भी बहुत ही मुश्किल से इसे डॉस कर लेता है, मगर किलर भी उसी वक्त अपने पैरों से हमला करता है जिसमें चाकू लगा हुआ था, मगर बुड्ढा इस बार भी इसे डॉस करके अपने पैरों से किलर के ऊपर हमला करता है, और एक जोरदार साउंड रिलीज होता है और किलर अपने आंखें बंद करके खड़ा हुआ था कि मैं तो गया इस बार, मगर किलर अपने आंखें खोल के सामने देखता है तो ये साउंड बुड्ढे के गिरने का था, और बुड्ढा अपने कमर पकड़ कर था कि हाय मेरा कमर ये लगता है टूट चुका है, और किलर भी एक चैन का सांस लेकर बुड्ढे की तरफ आगे बढ़ने लगता है इसे मारने के लिए। बुड्ढा भी कहता है जैसा मैंने सोचा था मेरा बॉडी पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रहा, अगर ये बात 10 साल पहले का होता तो ये बंदा कब का मारा जा चुका था। खैर छोड़ो इस बात को, अभी मुझे मेरे पोती की सेफ्टी की तरफ ध्यान देना होगा, और ये सोचने के बाद उठ के भागने लगता है। ये देखकर किलर भी इन दोनों के पीछे भागने लगता है, और बुड्ढा पीछे मुड़कर कहता है कमी नहीं कही कि तुम एक एसेसन हो तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। एक छोटी सी बच्ची और एक बुड्ढा जो कुछ ही दिनों बाद मरने वाला है, उन दोनों को मारने के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हो तुम। मगर किलर भी कुछ भी नहीं कहता और एक चाकू फेंकता है जिससे बचते हुए बुड्ढा रुक जाता है और कहता है मैं और ज्यादा देर भाग नहीं सकता, कि मुझे अपने सभी ताकत लगाकर एक आखिरी वार करना होगा, और ये वार अगर फेल हो गया तो हम दोनों मारे जाएंगे, और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं ज्यादा देर ऐसे भाग नहीं सकता। और ये सोचने के बाद अपने टेक्निक को यूज करते हुए भाले को पकड़ता है फेंकने के लिए। ये देखकर किलर भी डर जाता है और बहुत ही ऊंचा कूद कर वहां से भागने ही वाला था, मगर बुड्ढा भी बहुत सारे हवा को अपने मुंह में भरकर एक साउंड वेव का अटैक करता है जिससे इस किलर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसी मौके पे बुड्ढा अपने टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से अपने भाले को फेंकता है जो सीधा जाकर किलर के आर पार होते हुए जाकर एक पेड़ में धस जाता है। मगर बुड्ढा भी पूरी तरीके से थक चुका था और धीरे धीरे किलर की तरफ आगे बढ़ता है और जाकर एक थप्पड़ मारकर कहता है तुम कभी नहीं कही कि मैंने कहा था कि मेरे पीछे मत करना। इस वजह से किलर का मुंह का मार्क्स नीचे गिर जाता है और बुड्ढा किलर के गर्दन पे एक ड्रैगन का टैटू नोटिस करता है, और बुड्ढा लूजिंग सोचता अभी का जो इसका हालत है ये मेरा एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, मगर इसके गर्दन पे जो टैटू है इसके बारे में मुझे पता लगाना होगा कि किसने इसे मुझे मारने के लिए भेजा है। इसके बाद बुड्ढा लूजिंग अपने पोती को लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है तुम जरूर डर चुकी होगी मगर चिंता मत करो, तुम्हारे दादा जब तक जिंदा है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हमें रात का सीन देखा जाता है जहाँ पर बुड्ढा लूजिंग गाय का दूध गर्म कर रहा था जिसको इसने पासी के गांव से चुरा के लाया है, और कुछ देर तक गर्म करने के बाद इसको एक कटोरे में भरकर अपने पोती को पीने के लिए दे देता है, और ये भी सभी दूध पी जाती है और पीने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। ये देखकर बुड्ढा लूजिंग भी कहता है लगता है तुम बहुत ही भूखी थी, और उसी वक्त बुड्ढा लूजिंग के सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और बुड्ढा लूजिंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और फिजिशियन का बातें याद आता है कि फिजिशियन ने कहा था बहुत ही जल्द आप अपने होश खो बैठोगे और इनर की टूट जाने की वजह से आप मारे भी जाओगे।
और ये याद आता है बुड्ढा कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे अपने पोती का भी ख्याल रखना है। और बगल में ये सब कुछ देखकर इसका पोती भी बहुत ही जोर जोर से रोई जा रही थी। उसी वक्त बुड्ढे को और भी बात याद आता है कि फिजिशियन ने एक छोटा सा पोटली निकल कर दिया था, जिसको देखकर बुड्ढा भी कहता है ये क्या है, तुमने तो कहा था दुनिया का ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो मुझे बचा सकता है। ये सुनकर फिजिशियन भी कहता है इसे कहता है नर्व सरफेसिंग पिल, और ये कोई जड़ी बूटी से बना हुआ पिल नहीं है, ये एक जहर है और ये तुम्हारे ट्यूमर को तो शांत कर देगा, मगर इससे होने वाला दर्द तुम्हें ट्यूमर से भी 10 गुना ज्यादा होगा और मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, मगर इसे सिर्फ इमरजेंसी के समय ही यूज करना। और बुड्ढा लीजिंग अपने पॉकेट से इस पिल को निकालते हुए सोचता है कि मुझे भी इस पिल के बारे में मालूम है, इस पिल के मदद से प्रिजनर्स को बिना मारे मरने से भी ज्यादा दर्द महसूस कराया जाता है। और ये पिल ऐसा है कि अगर इसको बड़ा सा बड़ा मार्शल आर्टिस्ट भी खा ले उसको इतना ज्यादा दर्द होगा जैसे कि उसके बॉडी के पार्ट धीरे धीरे अलग किया जा रहा है। मगर मैंने इस पिल को अगर नहीं खाया तो ट्यूमर की वजह से आज में इधर ही मारा जाऊंगा। उसी वक्त बुड्ढे लूजिंग को फिर से बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता है और बुड्ढा लूजिंग में एक पिल निकल कर खा लेता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता, अगर मैं मारा गया तो मेरे पोती शियल को देखने वाला कोई नहीं होगा। और ये सोचकर पिल को निकल जाता है और पिल निकलते ही इसका पूरा बॉडी नीला पड़ जाता है। उसी के साथ कुछ घंटे तक बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें देखा जाता है बुड्ढा लूजिंग जाग जाता है और सोचता है मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं अभी भी जिंदा हूँ, लगता है पॉइजन ने काम कर दिया, मगर ये हेडेक फिर से वापस आएगा और इस पिल का भी एक लिमिट है, फिर भी जैसे भी हो मुझे जिंदा रहना होगा मेरी इस पोती के लिए। इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा बॉडी रिकंस्ट्रक्शन, इसके मदद से मैं फिर से अपने बॉडी को लड़ने का लायक बना सकूंगा, इसके मदद से मैं अपने पोती शियल को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और मेरे फैमिली को खत्म करने वाले से भी बदला ले सकूंगा। और बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के लिए 180 साल का इनर की चाहिए, जिसमें मेरे बॉडी में सिर्फ 150 साल का इनर की खट्टा है और 50 साल की इनर की खट्टा करने के लिए मुझे कई साल लग जाएंगे और तब तक के लिए मेरा ये बॉडी शायद इतने सारे प्रेशर को सह भी ना पाए। ऐसे ही कल तक मुझे अपने जीवन के बारे में कोई भी पछतावा नहीं था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मैं लियू सिंह का दादा लियू जिंगसंग हूँ। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हुआ और शायद आप लोग गुस्सा होंगे कि मैं एपिसोड क्यों नहीं डाल रहा, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, इसके लिए शायद मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़े। अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।